हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका क्यूरियोसिटी मंत्रा पर। आज हम लोग 2025 का यानी पिछले साल का फिजिक्स का फर्स्ट पेपर यानी 346 JW क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी डाउट है वो तो आपके मैं अभी क्लियर कर दूंगा। अच्छा, मैंने कोशिश करनी है कि जो इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, मतलब न्यूमेरिकल एटलीस्ट आपके दिमाग में न्यूमेरिकल को लेकर कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि मैं ये मान सकता हूं कि थ्योरी भाई आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल पर फोकस रहेगा। और एक और बात, ये पेपर शुरू करने के पहले मैंने इसीलिए फर्स्ट स्क्रीन पर ये पेज लगा रखा है ताकि आप अपना अनसॉल्व पेपर खोलें और उस अनसॉल्व पेपर में ये वाला सेट पेपर ओपन करके रखें, है ना। जब भी आप पढ़ें, जब भी कोई भी सेट मैं करवाऊंगा तो उसके लिए आप ये अनसॉल्व पेपर खोल कर रखें, ताकि क्योंकि देखिए क्या होता है, वीडियो बनाते समय थोड़ी सी ब्लरिंग आती है, वो आपको नहीं दिखाई दे, आपको समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर सकते हैं हमारा आज का लेक्चर। ये सेक्शन है, पहला क्वेश्चन है, चार्ज Q चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश V चाल से प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल कितना होगा। सब अच्छा, इसका एक आंसर यहां हिंदी में दिख नहीं रहा है, यहां लिखा है 0, यहां 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अ चार्ज Q एंटर्स विद द स्पीड V इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप अपना क्वेश्चन पेपर खोल कर रखें। क्वेश्चन में कहा है चार्ज Q उसी डायरेक्शन में एंटर करता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। भाई अगर दोनों सेम डायरेक्शन में एंटर, मतलब अगर पार्टिकल उसी डायरेक्शन में एंटर कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, या फिर F इज इक्वल्स टू Q V B sin थीटा, एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, या V वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो गया, 0। अगर एंगल 0 हो गया तो साइन 0 0 होता है, यानी फोर्स विल बी 0। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर है। ठीक है, तो हम लोग, मैं बहुत कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे चीजें लेकर चलूं, है ना। तो जो है, एक सेकेंड हम इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि एग्जाम आपके पास में आ ही गए हैं, तो जल्दी जल्दी होता जाएगा। ठीक है, चलते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि के डाइलेक्ट्रिक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F1 है और माध्यम बदल देने पर वैद्युत बल हो जाता है F2। ठीक है, तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा ये अब हमें निकालना है। अब माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए, इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जब वो रखा हुआ है, जब वो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखा हुआ है, उस समय जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स है F1, और जब मीडियम चेंज कर देते हैं, है ना, तो फोर्स हो जाता है F2। तब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। अच्छा, सिंपली हम लिख सकते हैं इन एयर यानी वायु में, आपके लिए एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है। क्या, एयर में हम फोर्स को मान ले रहे हैं F0, ठीक है, फोर्स को हम F0 कंसीडर कर रहे हैं। अब इन एनी मीडियम, इन अ मीडियम के, कोई मीडियम हम के कंसीडर कर लें, उस के मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, अगर आपने नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 1 देखो, उसमें मैंने खूब डिस्कस किया हुआ है कि कैसे ये फॉर्मूला निकलता है। तो वो हो जाता है F इज इक्वल्स टू F0 बाय के, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि ये F1 है, हमने F1 कंसीडर कर लिया, यहां से एयर में जो फोर्स हो जाएगा वो हो गया F1 के। ठीक, नाउ इन एनी अदर मीडियम, कोई दूसरा मीडियम हो, उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा, तो बेटा उस केस में फोर्स निकालना है। मान लीजिए मैंने उसे F' बोल दिया, और अब कितना हो गया, अब हो गया फिर अगेन F0, और उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैंने कैपिटल K कंसीडर कर लिया। ठीक है, मैंने उसे कैपिटल K कंसीडर कर लिया। भाई F0 क्या है, F1, F0 क्या है, F1। अच्छा, इसको उसने F2 बोल रखा है, इसको उसने बोल रखा है F2, ठीक है ना। F0 को मैंने लिखा
F0 को मैंने लिखा F1K और ये है कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक, तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया बेटे F1K बाय F2। क्या हो गया F1K बाय F2। बस यही आंसर। देखो ऑप्शन कौन सा है F1K, ऊपर यू K होना चाहिए, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है ना, K F1 अपॉन F2। ठीक है, और अनसॉल्व में देखते रहिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा पहले रफ करना ही पड़ेगा, कर देते हैं भाई, रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक अवतल लेंस है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के साथ संपर्क में रखा हुआ है, तो संयोजन की फोकस दूरी निकालनी है। अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ कॉन्टेक्ट विथ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। भाई बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या कहा? पहला आपका लेंस है कॉन्केव यानी अवतल लेंस, कितनी फोकल लेंथ 12, -12 लिख लो। दूसरी फोकल लेंथ है 12, कॉन्वेक्स है, +18 हो गया। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है, सिंपल फॉर्मूला लर्न करो, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। F1 -12, F2 18 -12 प्लस 18, -12 इंटू 18 -12 प्लस 18 कितना हो गया 6, कितना आ गया भाई -36 सेंटीमीटर। इजी, -36 सेंटीमीटर, -36 सेंटीमीटर। अच्छा सोचो अगर इसमें इसका नेचर भी पूछ लेते हमसे कि कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव आ रहा है ना भाई, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉनकेव की तरह। किसकी तरह? कॉनकेव की तरह, अवतल की तरह। समझे बाबू जी? हो गया बड़े आराम से, बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है रिवर्स बायस में एक पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस। अच्छा इस पे दो बातें कर लेते हैं, पहले तो क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। क्वेश्चन में कहा है कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस होता है ना। पश्च अभिनत आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध होता है, या पश्च अभिनत क्या होता है सर? पश्च अभिनत सर डिस्कस करना है, कर लेते आ जाओ देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमने भैया एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग यानी अग्र अभिनत। ठीक है, और अगर हम पी टाइप प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लें तो क्या हो जाएगा? ये कहलाता है रिवर्स बायस्ड। क्या कहलाता है? रिवर्स बायस। अच्छा इन दोनों के केस में ये बीच में एक लेयर जनरेट होती है, इन दोनों के केस में बीच में एक लेयर जनरेट होते हैं। उस लेयर को हिंदी में कहते हैं अवक्षय परत, उसे कहते हैं अवक्षय परत। देखो बहुत लंबा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। तो इसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर। सर ये डिप्लीशन लेयर क्या काम करती है? बेटा ये डिप्लीशन लेयर डिसाइड करती है कि उस सेमीकंडक्टर का, उस डायोड का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। समझे भैया? अरे बात समझ में आई? डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ेगा और डिप्लीशन लेयर कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। मतलब सर जब अपन फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं ना, जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में डिप्लीशन लेयर कम होती चली जाती है। समझ रहे हो? डिप्लीशन लेयर कम होती चली जाती है और रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो जब डिप्लीशन लेयर कम हो गई तो रेजिस्टेंस हो गया डिक्रीज। यानी सर अगर हम एक आइडियल पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में हो जाता है 0। आइडियल रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग के केस में आइडियल पीएन जंक्शन डायोड का 0 रेजिस्टेंस होता है और रिवर्स बायस में होता है इनफाइनाइट। कितना हो जाता है? इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत। तो यही सवाल है, दोनों बातें याद रख लोगे, है ना। चलो क्वेश्चन में कहा था कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा रिवर्स बायसिंग में, तो अनंत, इनफाइनाइट। कितना हो गया?
इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है सब? अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? पहली बात क्या होता है ना, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। क्या होती है रेजिस्टिविटी? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना। और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब हिंदी में लाक्षणिक गुण, हिंदी में लाक्षणिक गुण। कब बदलता है सर? सर अगर लाक्षणिक गुण है तो तब बदलेगा जब मटेरियल बदलेगा। जब मटेरियल बदल जाएगा, जब मटेरियल बदल जाएगा, जब पदार्थ बदलेगा तो ही बदलेगा। मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर? बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस पर? अरे सर वो तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। तार की मोटाई? नहीं भाई साहब। किस पर? किस पर? पदार्थ पर। किस पर? मटेरियल पर। समझ रहे हो? ये तीनों ऑप्शन सही होते अगर रेजिस्टिविटी की जगह रेजिस्टेंस लिखा होता। अगर रेजिस्टिविटी की जगह रेजिस्टेंस लिखा होता तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाते। क्लियर है? चलो डन, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। जल्दी जल्दी करते हैं, मैं खामखा टाइम ले रहा हूं क्योंकि आप लोग तो जानते हो ना, वैसे भी आप लोग बहुत होशियार हो। चलो अगला क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन है कि 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट ईएमएफ के एक सेल को 1.9 ओम के, हिंदी में बोल लो यार, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर धारा 0.75 एम्पियर है, तो आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। अगर एक जो है कितना साहब 1.5 ईएमएफ 1.5 वोल्ट का ईएमएफ का एक सेल, उसे 1.9 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करने पर उसमें 0.75 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस आर। कितना होता है? E अपॉन R प्लस आर। कितना दिया करंट? 0.75। कितना दिया? 0.75। E की वैल्यू कितनी है? 1.5। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 1.9। इंटरनल निकालना है। इतना आसान काम है, इतना आसान काम है भाई, इतना आसान काम है। मतलब सोचो कितना आसान काम है। ये 2 जीरो बढ़ा दो, चाहो तो यहां मैं मतलब बेसिक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं और कोई बात नहीं है। 15 5 50, हाँ ज्यादा हो गया क्या? नहीं हो गया ना, 0.5 होगा ना ये तो। अरे नहीं आई बात समझ में भाई? देखो क्या हो गया, 15 5 से 75 सही तो है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल कर दिया तो यहां बचा 5, तो ये हो गया 0.5, ठीक है। और ये कितना है? 0.9 प्लस आर जो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक काम करो ना भाई, एक काम करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 5R और ये हो गया 10, ठीक है। तो 5R कितना हो गया? 10 माइनस 9.5 जो कि बनेगा 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 0.1 ओम। इज देयर आंसर? यस, ये का 0.1 ओम। कितना आ गया भाई? 0.1 ओम। बस क्लियर, इतना आसान काम है ना। एक और क्वेश्चन देखें। ओहो सेक्शन बी आ गया आपका, तो पहले मैं बोर्ड रफ कर लेता हूं फिर आपका सेक्शन बी दिखाता हूं आपको, है ना। रफ कर लिया जाए बोर्ड। हाँ भाई चले आगे। सेक्शन बी आ जाओ जल्दी से देख लो क्वेश्चन क्या है। सेक्शन बी पहला, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण। देखो भाई मैंने कहा था अनसॉल्व खोल के रखना, ब्लरिंग दिख रही है, कोई टेंशन नहीं, आपके पास अनसॉल्व है निकाल के रखो। क्वेश्चन है राइट डाउन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अरे पता है ना, अरे पता है ना क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? ई के इज इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू, या होती ये है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जब लिखो तो बताओ m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, h प्लैंक नियतांक, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना, ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, और न्यू नॉट
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हो गया भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, दहली, दहली आवृत्ति। लो भाई पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया, खत्म। देखो मैं बताते जा रहा हूं पर उतना ज्यादा है नहीं। द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन लिखनी है। क्या होता है सर, सर क्या होता है, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई। lambda is equals to h upon mv, this is called de Broglie wavelength. Lambda is wavelength of particle, h is Planck constant, m is mass of electron, v is the velocity of particle. ये लिख लो। और बता दूं, चलो ये तो आंसर हो गया, और बता दूं, देखो h upon mv, h upon p, h upon under root 2mk, k is kinetic energy, so it can be written as h upon under root 2mqv। ये सारे के सारे हैं, ये सारे डी ब्रॉगली वेवलेंथ हैं, सबके सब डी ब्रॉगली वेवलेंथ हैं, समझे। अगला, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र का समीकरण इक्वेशन दी हुई है भाई। क्या इक्वेशन दी है, इक्वेशन है Ez, देखो ब्लर दिख रहा है, टेंशन मत लो, मैं लिख रहा हूं ना, 60 sin 500x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t, 11t क्या निकालना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है इन द यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए, देखो ये इक्वेशन लिखी है, राइट द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव। सो फर्स्ट कंपेयर, तुलना करो किससे, E इज इक्वल्स टू ई नॉट के एक्स प्लस ओमेगा टी, इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, ई नॉट कितना 60 वोल्ट पर मीटर, ई नॉट कितना मिला 60 वोल्ट पर मीटर, के क्या है प्रोपेगेशन कांस्टेंट कितना दिया 500x, पर इन सब की जरूरत है क्या, है क्या, अरे बोलो है क्या, नहीं है सर, तो क्यों लिख रहा हूं, चलो लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं, मतलब लिख ही देते हैं, और क्या, बाकी तो कुछ है नहीं, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। फिलहाल ईबीसी, जिन्हें पिछले लेक्चर्स नहीं देखे जाकर देखो, और मैंने एक प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया था, उसको भी देखो जाके। ई नॉट इक्वल टू बी नॉट सी, है ना, क्या चाहिए बी नॉट, ई नॉट कितना है 60, बी नॉट फाइंड करना है, सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये कितना हो गया 20, बी नॉट कितना हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर -8, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, ये बी नॉट आ गया। और क्या सर केवल इक्वेशन लिखनी है, लो भाई बी इक्वल टू बी नॉट, पूरी यही इक्वेशन आएगी, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, कॉपी कर दो कि ये अंदर चेंज ही नहीं होता, तो बस आंसर क्या हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -7 साइन कॉपी करो अंदर का 500x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t, दिस इज योर आंसर, द यूनिट इज टेस्ला। बस हो गया काम, इतना सा तो इक्वेशन है यार, एक नंबर में कितना लिखोगे, ये भी तो बहुत ज्यादा लिख दिया नहीं, पर इतना तो लिखना पड़ेगा। ओके, लास्ट इसमें क्या कहा है, अच्छा लास्ट नहीं सॉरी, अल्टरनेटिंग सर्किट में वोल्ट मीटर की रीडिंग 220 वोल्ट है, अल्टरनेटिंग सर्किट में वोल्ट, मैं यहां बता देता हूं, यहां देख लो क्वेश्चन नंबर डी में कहा है कि अल्टरनेटिंग सर्किट है, उसमें वोल्ट मीटर का रीडिंग दिया 220 वोल्ट, है ना, तो वोल्ट मीटर, बेटा पहली बात हमेशा याद रखो, वोल्ट मीटर हमेशा वीआरएमएस मेजर करता है, वोल्ट मीटर हमेशा वीआरएमएस मेजर करता है, और अमीटर हमेशा आईआरएमएस मेजर करता है, ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। तो वीआरएमएस की वैल्यू कितनी दी है 220 वोल्ट, वैसे तो ये ना आपको रटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और बेसिक क्वेश्चन भी है। वीआरएमएस इज वी नॉट बाय रूट 2, वी नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, सो इट इज 220 रूट 2, इट कुड बी 311 वोल्ट, कितना होता है 311 वोल्ट, कुछ बुक्स में 311, 312 या 313 के आसपास होता है, ठीक है, ये आंसर हो गया आंसर। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन क्या है, क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंग्लिश में बोल दूं, इंग्लिश में है डू द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते,
क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब हो गया एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट पोटेंशियल्स की वैल्यू होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, लेकिन दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर डिफरेंट पोटेंशियल्स होता है, समझ रहे हो? तो अगर मान लो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो उसमें क्या होता, एक ऐसा पॉइंट मिल जाता जिस पर दोनों की वजह से सेम पोटेंशियल हो, पर ये पॉसिबल नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये संभव नहीं है, है ना? एक ही बिंदु पर दो विभव मिलते जो संभव नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? भैया अनसॉल्व निकाल के रखना, ब्लरिंग हो रही है, कोई टेंशन नहीं लो। न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। ध्यान रखना, किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन। ठीक, तो अब क्या, अब क्या भैया? आगे क्वेश्चन सर हो गया सेक्शन बी। देखो हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए, सेक्शन बी कंप्लीट कर लिए। पहले इन क्वेश्चंस को ढंग से देखो, समझो, है ना? फिर मैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलता हूं। तो मिलते हैं भैया दूसरी वीडियो में।